नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित्य हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, मैं इस अनपढ़ देहाती गंवार को अपनी देवरानी कभी नहीं मान सकती। आज सौम्या 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। सौम्या की देवरानी राधिका ने अपने हाथों से सौम्या के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और सौम्या के करीब पहुंची तो सौम्या ने उसे गले लगा लिया। सौम्या की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से माया नगरी मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली राधिका के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो सौम्या पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज़ दिस, यह किस ज़माने में जी रही है गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाई टेक युग है, हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो राधिका, नीरज ने हंसते हुए कहा। राधिका आगे बढ़ी तो सौम्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। राधिका दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई। शादी के पहले दिन से ही जेठानी सौम्या का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाई टेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली सौम्या को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। सौम्या ने अपने देवर नीरज की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी नताशा से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु नीरज ने उनकी एक न सुनी थी। नताशा मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। नताशा का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली नताशा फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। सौम्या किटी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडल लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब नीरज ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो सौम्या के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भूनकर रह गई। नीरज मेडिकल का छात्र था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर नीरज को पहली ही नज़र में इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, दूर दूर तक लहराते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़िया, हरे भरे घने वृक्षों पर कलरव करते बिहग और उनकी छांव में नृत्य करते मोर, अमराइयों में कूकती कोयल आदि ने नीरज को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही नीरज ने राधिका को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने राधिका को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने नीरज की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने राधिका का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप राधिका थी। सुमित के विवाह के बाद नीरज ने राधिका के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने सुमित के पिता राधे श्याम प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा राधिका पंडित सीताराम जी की बड़ी कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण राधिका ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। राधिका मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारी, सुशील और बुद्धिमानी है। राधिका की आवाज़ बहुत ही मीठी व सुरीली है। सुमित के विवाह में संगीत संध्या में तुमने राधिका के गीत सुने होंगे। नीरज, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि राधिका के विवाह की चिंता ने सीताराम जी की नींद हराम कर दी है।
उनकी बिरादरी के कई लोग राधिका को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। राधिका से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का अल्पावधि बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया, पर उन्हें न बचा सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। राधे श्याम प्रसाद ने नीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे नीरज, पंडित जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कारित हैं। अगर राधिका तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। राधे श्याम प्रसाद की बातों से नीरज के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। राधे श्याम ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार यह बात ज़रूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से ज़रूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, राधिका तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। राधिका का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांक कर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहें तो राधिका के पापा से बात कर सकते हैं। नीरज उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, राधे श्याम ने कहा। नीरज ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो सौम्या भाभी क्रोधित हो गईं। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, अरे नीरज, मैंने तो नताशा से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था ना कि मुझे नताशा पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है भाभी। मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि नताशा हाई फाई। नीरज मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर सौम्या ने नीरज की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है नताशा में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए सौम्या ने मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना, तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? नीरज के बड़े भाई सौरभ ने सौम्या को समझाते हुए कहा, लेकिन तब तक सौम्या अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिनों बाद नीरज अपने माता पिता को लेकर राधिका के गांव पहुंच गया। राधिका सभी को पसंद आ गई। नीरज की मम्मी ने तो राधिका के हाथ में शगुन भी दे दिया। छठ मंगनी और पट ब्याह हो गया। सौम्या की नाराजगी के बावजूद राधिका इस घर की बहू बनकर आ गई। राधिका को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी सौम्या की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। वह बात बात पर राधिका को ताने कसती थी, लेकिन राधिका ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो। वह सौम्या के तानों पर चूं तक नहीं करती, चुपचाप सहन करती रही। राधिका जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है, यह परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। सौम्या एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफ़िन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। राधिका से सौम्या इस कदर नाराज़ थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। सौम्या के बैंक जाने के बाद ही राधिका का किचन में प्रवेश होता था। राधिका के सास ससुर सौम्या के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने सौम्या की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। सौम्या ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी।
किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से सौम्या को नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फोन आते ही नीरज और राधिका तुरंत अस्पताल पहुंचे। सौम्या के पति सौरभ ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। नीरज ने देखा कि सौम्या आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वह अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर पर कोई चोट नहीं आई, मगर वह घबरा कर बेहोश हो गई हैं। उनके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में सौम्या को होश आ गया। डॉक्टर ने नीरज को इशारे से अंदर बुलाया। नीरज ने सौम्या को बताया कि वे बिल्कुल न घबराएं, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर नीरज को बताया कि सौम्या के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। नीरज ने फोन द्वारा सौरभ को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद सौम्या को अस्पताल से छुट्टी मिली। नीरज और राधिका के साथ सौम्या घर पर आई। घर के दरवाजे पर सौम्या को रोककर राधिका ने कहा, भाभी अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, सो आपको अब आराम करने की सख्त ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी, ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। यह कहने के साथ ही राधिका बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। सौम्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने राधिका को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रुधे हुए कंठ से बोली, राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह बहुत परेशान भी किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। राधिका, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल बाड़ी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे नीरज की पसंद पर गर्व है। राधिका, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक संस्कारों की जीती जागती मूर्त हो। राधिका प्लीज़ पहले तुम मुझे माफ़ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक होता है ना, फिर भला मुझे क्यों बुरा लगेगा। आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा न करें, यह तो आपका अधिकार है भाभी। कहते हुए राधिका ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चले क्या? मुझे और नीरज को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े सौरभ ने नीरज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, खत्म हो गई है हमारी डायलॉगबाजी, आप सब भीतर आइए। मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए राधिका ने अपने दोनों हाथ सौम्या की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे राधिका का सहारा लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है? आपको बैंक जाने में देर हो रही है। राधिका ने कहा। ओ सॉरी राधिका, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए सौम्या ने राधिका के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति सौरभ के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए भगवान का बार बार धन्यवाद दे रही थी, इतनी प्यारी सी देवरानी को देने के लिए। दोस्तों, देवरानी जेठानी का रिश्ता छोटी और बड़ी बहन का रिश्ता होता है। इस रिश्ते को प्यार से सींचना चाहिए। इंसान गरीब अमीर या मॉडर्न अपनी सोच से होता है, संस्कारों से होता है। जिसकी सोच अच्छी है, जिसके पास अच्छे संस्कार है, वही मॉडर्न है और वही अमीर है। गांव के लोग गंवार नहीं होते हैं। जो हमारे तकलीफ में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा अपना होता है। सौम्या की देवरानी राधिका ने अपनी जेठानी के दुख में उसका साथ देकर यह बता दिया कि वह कितने ऊंचे संस्कारों वाली है।
यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।